प्रश्नोत्तर किए थे घर जाके कल? चलो आज हम करेंगे वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियम। सबसे पहला नियम है हमारे सामने, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित आए तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। चिन्ह रहित का मतलब क्या है? बिना कारक चिन्ह के। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि यदि वाक्य में जो कर्ता कारक है, वाक्य का जो कर्ता है, अगर वो बिना कारक चिन्ह के आता है तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता के अनुसार का मतलब क्या है? अगर कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगी। ठीक है, इस तरह से तो वाक्य प्रयोग हम करके देखते हैं यहाँ पर और फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाक्य हम लिख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा वाक्य, विजय हर रोज पार्क में घूमने जाता है। नेक्स्ट वाक्य, दीपा सेब खाती है। तीनों वाक्य लिख लिया वाक्य। अब देखो समझो, पहला वाक्य है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दूसरा वाक्य है विजय हर रोज पार्क में घूमने जाता है, तीसरा वाक्य है दीपा सेब खाती है। अब हमारा जो प्रश्न है, पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित हो, यानी बिना कारक चिन्ह के हो, तो वाक्य की क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या कोई कारक चिन्ह है? नहीं, तो इस वाक्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? पृथ्वी के अनुसार होगी। क्योंकि पृथ्वी क्या है? हमारी एक वचन है, तो क्रिया क्या है? एक वचन। और पृथ्वी क्योंकि स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर वाक्य चाहे हमारा कितना बड़ा क्यों ना हो, वाक्य चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा प्रभाव जाके क्रिया पर पड़ता है। दूसरा वाक्य है विजय हर रोज पार्क में घूमने जाता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? विजय। विजय के साथ यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इस वाक्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? विजय के अनुसार। विजय क्या है? एक वचन है, तो क्रिया क्या है? एक वचन। विजय लिंग क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। तीसरा वाक्य है दीपा सेब खाती है, तो दीपा इस वाक्य का कर्ता है और कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, इसलिए इस वाक्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? दीपा के अनुसार। दीपा एक वचन स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारा एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई। चलो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ हो, यानी एक कंडीशन तो हमने ये पढ़ ली कि बिना चिन्ह के है तो क्या होगा। अब देखते हैं कि अगर मान लो कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह आ जाए, तो अगर कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह हो और उसके साथ मतलब उसमें जो कर्म कारक है वो कारक चिन्ह रहित हो, यानी कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह ना आया हो, तो उस वाक्य की क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि यदि कर्ता कारक के साथ आ जाए कारक चिन्ह और कर्म कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं हो, तो अब वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। तो हमने लास्ट में तीसरा वाक्य लिखा, कौन सा वाक्य था? दीपा सेब खाती है। हम इसी वाक्य को देखते हैं। इस वाक्य को आपको बनाना है कि दीपा है कर्ता कारक और कर्ता कारक के अनुसार क्रिया है, तो आप इस दीपा में ही कारक चिन्ह लगाकर और सब इस वाक्य को बनाने की कोशिश करो। दीपा ने सेब खाया, तो आपने क्या लिखा? लिखेंगे दीपा ने सेब खाया। एक वाक्य लिखेंगे, हरि पुस्तक पढ़ता है। हरि ने, हमें कर्ता के साथ कारक चिन्ह लेना है ना। ठीक है, वाक्य लिखो, हरि ने पुस्तक पढ़ी। हरि ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य लिखो, हम लिखेंगे जया ने बहुत दिनों बाद दर्पण देखा। ठीक है, तो वाक्य हम लोगों ने लिखा, तो यानी यहाँ पे ये है कि हमने जब वाक्य बनाया था पहले वाले वाक्य में कि दीपा सेब खाती है, तो वहाँ पे दीपा के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं था। अब हमने वही कहा यहाँ पे दूसरी कंडीशन कि अगर हम दीपा के साथ कारक चिन्ह लगा लेते हैं और कर्म के साथ नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? तो हमने लगाया कि दीपा ने ये करता है और यहाँ पे हमने नहीं कारक चिन्ह लगा लिया, और सेब के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो अब हमारी क्रिया किसके अनुसार हो गई? कर्म के अनुसार। सेब हमारा एक वचन तो क्रिया एक वचन, सेब हमारा पुल्लिंग तो क्रिया हमारी पुल्लिंग। ठीक है, वही दीपा है, तो ये यहाँ पे आपको अंतर समझ में आ गया दोनों में। इसी तरह से हरि ने पुस्तक पढ़ी, हरि यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग संज्ञा है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया, और कारक चिन्ह आने के बाद इसका जो कर्म है पुस्तक, वो हमारा क्या है? उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, पुस्तक एक वचन तो क्रिया एक वचन हो गई। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आ जाए कि क्रिया बहुवचन हो जाए तो बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे दूसरा दिया है, जया ने बहुत दिनों बाद दर्पण देखा, तो यहाँ हम देखेंगे कि कर्ता जो है वाक्य का वो क्या है? जया है, और इसके साथ कारक चिन्ह आ गया, और इस वाक्य का जो कर्म है वो क्या है? क्या देखा?
दर्पण देखा तो कर्म यहाँ आ गया, भले ही वाक्य हमारा कितना भी लंबा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ता कारक अगर आ गया तो क्रिया दोबारा में जाएगी किसके पास? कर्म के पास। अगर कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। तो दर्पण क्या है? एक वचन, तो क्रिया एक वचन। दर्पण पुल्लिंग है तो क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको? तो इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन समझ में आई। अब ऐसा हो सकता है तीसरी कंडीशन कि दोनों के साथ कारक चिन्ह लगा हो, यानी कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह आया हो और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह आया हो, तब क्रिया किसके अनुसार होगी? तो फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा तीसरा पॉइंट कहता है यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह आया हुआ हो तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होगी। ठीक है, क्या होगी उसकी क्रिया? अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगी, और जब क्रिया स्वतंत्र हो जाती है तो क्रिया हमेशा एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष की होती है। ठीक है, तो हम इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं हमने कहा यहाँ पर सीमा ने अपनी सहेली को बुलाया। सीमा ने अपनी सहेली को बुलाया। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने कहा अध्यापक ने छात्र को पीटा। यहां में से छात्रों भी लिखते हैं, पता चलेगा हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो वाक्य लिखे हमने, सीमा ने अपनी सहेली को बुलाया, अध्यापक ने छात्रों को पीटा। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है हमारा? सीमा, और कर्म क्या है? सहेली। इसके साथ भी कारक चिन्ह और इसके साथ भी कारक चिन्ह, तो हमारी क्रिया क्या हो गई? बुलाया, यानी एक वचन हो गई और पुल्लिंग हो गई। ये क्या हो जाएगा? अब इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसी तरह से अध्यापक ने छात्रों को पीटा, तो यहाँ पर अध्यापक ये हमारा कारक चिन्ह आ गया इसके साथ, यहाँ पे हमारा कर्म है इसके साथ भी क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। ये हमारा बहुवचन, ये हमारा एक वचन, लेकिन हमारी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारी क्रिया एक वचन पुल्लिंग की हो गई। ठीक है, अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैम हम देखना चाहते हैं कि क्रिया बदलती है कि नहीं बदलती। ठीक है, दिमाग में आएगा, तीन कंडीशन हमने तीन तरह की जान ली। आपके दिमाग में आएगा कि हम चाहते हैं ये देखना कि क्रिया बदलती है कि नहीं बदलती। तो आप देख लीजिए, जैसे सीमा ने अपनी सहेली को बुलाया, आप कोई सा भी वाक्य बना लीजिए, या तो सीमा के साथ कारक चिन्ह हटा दीजिए या सहेली के साथ कारक चिन्ह हटा दीजिए और फिर उसके बाद वाक्य बनाइए। चलिए सहेली के साथ कारक चिन्ह हटाकर, तो तब बनाइए। सहेली के साथ कारक चिन्ह नहीं हटाया जाता, यानी वो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सजीव है ना, सजीव के साथ कारक चिन्ह आ जाता है। तो सीमा के साथ हटा के देखो, हट जाएगा। सीमा अपनी सहेली को बुलाती है, तो जैसे ही सीमा से कारक चिन्ह हटाया तो क्रिया किसके अनुसार हो गई? सीमा के अनुसार। ठीक है, तो सीमा अपनी सहेली को बुलाती है, तुरंत क्रिया क्या होगी? बुलाया से बुलाती है। इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे हम अध्यापक के साथ ने लगा है, तो इसको हटा के देखें। हाँ जी, कैसे बनेगा? हाँ तो हो जाएगा बिल्कुल। सीमा ने अपनी सहेली बुलाई, हो गया। अब पहले तो नहीं बना था तुमसे, अब दिमाग चल गया। चलो अब बन जाएगा, हम बनाना चाहेंगे तो काल चेंज हो सकता है, बस हमारा क्रिया में कोई और भाव जा सकता है। ठीक है, उसके अनुसार पर बन जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को पीटा, इसमें अब अध्यापक के साथ ने कारक चिन्ह हटा के बनाओ। अध्यापक छात्रों को पीटते हैं, क्योंकि अध्यापक एक वचन हो जाए, अध्यापक बहुवचन हो जाएंगे तो बहुवचन रहेंगे, और पुल्लिंग हो जाएंगे तो पीटते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बात समझ में आई ना, जो हमने पढ़ा, 3 पॉइंट हमने पढ़े, तो ये बात आपको समझ में आई। तो आप परीक्षा में जब भी कभी यहाँ से कोई प्रश्न आएगा और उसमें कहीं भी आपका ऊपर नीचे दिया होगा तो आप पहचान लेंगे, और जब वाक्य बनाएंगे तो उस समय भी आपको ध्यान में आएगा और आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद चौथा पॉइंट हम ध्यान देते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द, और संयोजक शब्द कौन सा? और, एवं, तथा, व, इनसे रहित मतलब या तो इनसे नहीं जुड़े हो, और सहित मतलब इनसे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वाक्य है और वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता आए हैं और वो और, तथा, एवं से या तो जुड़े हों या तो नहीं जुड़े हों, चाहे जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होगी वो बहुवचन होगी और जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझ लो। पहले तो इसके आगे स्टार लगा लो। स्टार लगाने का मतलब है आपकी परीक्षा में लगभग हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है इस पॉइंट से, तो इसलिए समझना है आपको इसे। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मान लो हमने उदाहरण दिया, वाक्य लेते हैं, भाई बहन स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य, माता और पिता बाहर बैठे हैं। भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, माता और पिता बाहर बैठे हैं। दो वाक्य हैं। देखो वाक्य हमने क्या कहा है, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग, अब आपको पता है दो भिन्न लिंग की बात हो गई तो लिंग तो हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ठीक है, तो यानी वही आगे कहने का मतलब है कि एक स्त्रीलिंग होगा और एक पुल्लिंग होगा। ठीक है, और उसको कहा है कि वो संयोजक शब्द से जुड़े हों। संयोजक शब्द हमारे 4 ही हैं। कौन कौन से हैं वो? और, एवं, तथा, व, ये 4 ही हैं। इनसे चाहे जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, अगर जुड़े होंगे तो ऐसे दिखेंगे, नहीं जुड़े होंगे तो योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में हमारी जो क्रिया होगी वो बहुवचन की होगी। बहुवचन क्यों हुई? क्योंकि कर्ता दो हो गए, तो एक वचन से दो होते ही बहुवचन में आ जाएगा। और पुल्लिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पुल्लिंग में ही माने जाएंगे, इसलिए ये क्रिया जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या क्यों लगेगी? अच्छा बेटा, बैठा एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? बैठे, दोनों में अंतर है। बैठी एक वचन, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बैठी। अब बिंदी लगाएंगे। क्या बोल रहे हो?
तो शब्द समझ में आ गया ना, ये बैठे है तो बैठे हैं पे लगेगी बिंदी। इसका एक वचन जो होता है वो बैठा होता है, ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो ये बात ध्यान में, अब तक तो ये आपको सीख जाना चाहिए था, ये बहुत विस्तार से बताया था मैंने आपकी क्लास में, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई आप लोगों को ये पॉइंट। चलो अगला पॉइंट करते हैं, नंबर 5, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगाना, स्टार लगाने का मतलब है कि इसको आपको सीखना ही सीखना है हर हाल में। वाक्य शुद्धिकरण में आता है। पॉइंट कहता है यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द और एवं तथा व, ठीक है, इन चारों में से किसी से जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होती है और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता जिस लिंग का होगा उसके अनुसार होगा। तो ये कहना क्या चाहता है ये आपको समझना है। ये कहना चाहता है, इसके लिए आप पहले वाक्य प्रयोग करिए और वाक्य प्रयोग करके इसको हम समझेंगे, ठीक है। लिखिए, वाक्य करते हैं हम इसमें, दीपक, विजय और राजू, दीपक, विजय और राजू बाजार जा रहे थे, जा रहे थे। दूसरा वाक्य, सीमा, शीला और दीपा स्कूल से आ रही हैं, आ रही हैं। लिख लिया वाक्य? चलो देखो, अब ध्यान दो, पॉइंट हमारा कह रहा है कि यदि वाक्य में एक ही लिंग, एक तो लिंग हो और एक ही वचन हो और एक ही पुरुष हो, ठीक है, के अनेक कर्ता, मतलब एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं और वो अंतिम कर्ता और से जुड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होगी वो तो बहुवचन हो जाएगी और जो उसका लिंग है वो कर्ता के अनुसार हो जाएगा। अगर कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो यहाँ हमने देखा कि दीपक, विजय और राजू तीन क्या हो गए, वाक्य में कर्ता हो गए। तो जैसे ही तीन वाक्य में कर्ता हो गए तो क्रिया तो बहुवचन हो गई, लेकिन ये है किसके, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी क्या हो गई, बहुवचन पुल्लिंग हो गई, ठीक है। बिल्कुल सरल है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पर सीमा, शीला और दीपा ये तीन हमारे क्या है, कर्ता हैं, यानी अनेक कर्ता हो गए और यहाँ पर क्रिया हमारी बहुवचन हो गई। अब कर्ता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। बात समझ में आ गई, ठीक है, बस इतनी सी बात हमें समझनी है इसमें, ठीक। चलो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 कहता है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जैसे हमने कहा दीपक, हमने कहा विजय, तो दीपक क्या है, एक वचन है, क्या पुल्लिंग, ठीक है, और है क्या, अन्य पुरुष। और विजय क्या है, वो भी एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष है। और उसके बाद, और के बाद क्या था, राजू, तो राजू भी क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है। अब यहाँ पे अगर ऐसे हो कि एक तो हमने कहा दीपक, विजय और मैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। तो यहाँ पे ये बात कही है कि मतलब हाँ, हमें एक वचन तो हुआ लेकिन पुरुष अलग हो गया ना, नाम तो किसमें आते हैं, अन्य पुरुष में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें तो हमने कहा है कि एक ही वचन, एक ही लिंग और एक ही पुरुष होना चाहिए। अगर हमने ऐसे बोला कि दीपक, विजय और शीला, तो ये गलत हो गया, ये एक नहीं होगा। बात समझ गए ना, ये बात कह रहा है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि यदि वाक्य में भिन्न लिंग वचन पुरुष, अब इस बात को समझ लेना, भैया उसका वही है क्योंकि दिमाग में आपके, जब मैंने ये बात समझाई तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम अगर ऐसे आ गया तो दो लड़के हो गए और एक लड़की हो गई तो तब क्या होगा, तो वो आपका पॉइंट नंबर 6 बता रहा है, ठीक है। हमने ये ध्यान रखिए कि हमने एक एक पॉइंट पे एक एक नियम बनाया है, हर पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि यदि वाक्य में भिन्न लिंग वचन और पुरुष के अनेक कर्ता हो और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द और तथा एवं से जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया तो होगी बहुवचन, ठीक है, क्रिया तो बहुवचन हो जाएगी क्योंकि कर्ता की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन उसका जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। अब कैसे अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, उसके लिए वाक्य प्रयोग करो, ठीक है। लिखो इसमें, जैसे हम लिखते हैं, एक घोड़ा, एक घोड़ा, 3 बकरियां और 2 गायें मैदान में हरी घास चर रही हैं। लिख लिया? अब देखो पॉइंट सुनो ध्यान से, स्टार तो लगा दिया होगा इसमें, पहले ही मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। ये कह रहा है कि भिन्न लिंग वचन और पुरुष, ये घोड़ा है यहाँ पर एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बकरियां दी हैं, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो ये हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन, तो अलग अलग हो गए। ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है, अलग अलग हो गया। और लास्ट में और गाय, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो अब इसके बाद यानी ऐसी स्थिति, यानी कर्ता अगर इस तरह के हों, भिन्न लिंग वचन के हों, अनेक कर्ता हों, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वो तो होगी बहुवचन, तो क्रिया तो बहुवचन हो गई, ठीक है, रही है। लेकिन जो इनका लिंग होगा, यानी क्रिया का जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। अंतिम कर्ता कौन सा है, 2 गायें, ठीक है, ये अंतिम करता है, यानी गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रिया को स्त्रीलिंग लगाना होगा। आप आज तक क्या बोलते थे ऐसे वाक्यों में, आप बोलते थे एक घोड़ा, 3 बकरियां और 2 गायें मैदान में हरी घास चर रहे हैं, आप इस तरह से बोलते हैं। लेकिन आपके बाद क्या करना है, और के बाद जो दिया है उसी को बोलना है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसे हो, आपने कहा कि 2 भैंसें, 3 बकरियां, 2 गायें और 1 घोड़ा,
तो लास्ट में मतलब आप जो स्त्रीलिंग संज्ञा है उसकी कितनी संख्या है, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या है, और एक घोड़ा, तो घोड़ा एक आगे, तो फिर भी हम क्या करेंगे, चल रहे हैं, तो क्रिया को हम पुल्लिंग ही बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, और के बाद जो कर्ता आएगा उसके अनुसार उसका क्या होगा, लिंग होगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, पूछा भी जाता है, वाक्य शुद्धिकरण में ध्यान देंगे हम इस चीज का। इसमें कुछ भी रख सकते हो आप, ये इसीलिए तो इसमें भिन्न लिंग वचन पुरुष की बात कही है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो आप ऐसे वाक्य लिखते हो कि राजू, तुम और मैं बाजार चलेंगे। अगर आपने चलेंगे बोला तो ये जो मैं है ये पुल्लिंग है, और अगर आपने ऐसे बोला कि राजू, तुम और मैं बाजार चलेंगी, तो ये मैं क्या है, स्त्रीलिंग। समझ गए? तो इस तरह से अब इसमें तीनों हो गए, अन्य पुरुष भी हो गया, उत्तम पुरुष भी हो गया और मध्यम पुरुष भी हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें सारे आ जाएंगे जब आप करोगे। हाँ जी बिल्कुल। आप अगर ऐसे बोलोगे, मान लो आपने ऐसे वाक्य लिखा कि 4 बच्चे, 5 पुरुष और 1 महिला मैदान में खेल रही हैं, क्योंकि और के बाद महिला है, स्त्रीलिंग है, तो आपको रहे हैं नहीं करेंगे। हम अपनी बोलचाल में ऐसा करते हैं। ठीक है? हम बोलचाल में बोले, शुद्ध बोले, मर्जी है आपकी, चाहे हम अशुद्ध बोलें, कोई कुछ नहीं करने वाला, लेकिन परीक्षा में जब आएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वाक्य शुद्धिकरण में बैठते हैं तो वाक्य शुद्धिकरण हम करते हैं आम जन भाषा से। हम देखते हैं कि जैसा आम जन भाषा में बोला जाता है वैसा ही शुद्ध होगा, लेकिन कई बार बहुत सारे वाक्य हमको अटपटे लगते हैं। अटपटे क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने आज तक ऐसा उनको सही बोला ही नहीं है। अगर हम सही बोलते आ रहे होते तो अटपटा लगता ही नहीं। जैसे मान लो अगर ऐसा वाक्य आए, शब्द आए कि वह सज्जन व्यक्ति है, हमें बिल्कुल सही लगता है एकदम, लेकिन गलत है वाक्य। इसका सही बोलेंगे कि वह सज्जन है, हमें लगता है अधूरा रह गया, वह सज्जन व्यक्ति होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि सज्जन शब्द में क्या है, सत प्लस जन। सत माने अच्छा, जन माने पुरुष या व्यक्ति, तो अच्छा व्यक्ति। तो जब हमने पहले ही अच्छा व्यक्ति लगा दिया तो वह एक अच्छा व्यक्ति है, ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, 2 बार तो नहीं करेंगे सबका प्रयोग, तो ऐसे होता है। हाँ, तो वे सज्जन है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वे सज्जन व्यक्ति हैं, हम बोलते कैसे कि अरे वे बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो यानी हम बोलने में बहुत गलतियां करते हैं, बोलने में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पढ़ाया जाएगा, वाक्य शुद्धिकरण का तो हिस्सा है, हम चल रहे हैं ना, हम इसी चीज में तो यहाँ पे चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा, जब हम लिखेंगे शब्द है हमारा, अब आपको यही चीज तो सीखनी है। आपको पता कैसे होना चाहिए, जैसे आप लिखते हैं सज्जन, सज्जन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस जन। अब ये सत से ज कैसे हुआ, तो यहाँ लगी है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है कि किसी त का मेल किसी ज से होता है तो वह त ज में परिवर्तित हो जाता है, तो इस वजह से ये सत प्लस जन क्या हो गए, सज्जन हो गए। इस सत का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा, और इस जन का मतलब होता है व्यक्ति। तो आप जो प्रयोग कर रहे हैं सज्जन शब्द, सज्जन का मतलब है अच्छा व्यक्ति, और आप बोलेंगे वे सज्जन व्यक्ति हैं, तो ये गलत होता है। लेकिन हम सज्जन जो होता है ये कॉमन आता है, अक्सर आपने ऐसे भी देखा, अरे बड़ी सज्जन महिला है, ये भी गलत है, बड़ी सज्जन है ऐसे बोल सकते हैं, तो बात ये होता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे शब्द आएंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका ये है विशेषण और ये है क्या है, संज्ञा। अब कभी कभी ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है, वाक्य दिया होगा कि वे बड़े सज्जन हैं, इस तरह से वाक्य दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में विशेषण विशेष्य वाला पद बताइए। अब अगर ऐसे आ गया तो विशेषण विशेष्य वाला पद बताइए, या फिर आपके जब विशेषण विशेष्य जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पे ही शब्द दे दिया, इस तरह से लिख कर दे दिया, कहीं पे लिख दिया जैसे मान लीजिए कि अच्छा लिख दिया, कहीं पे मोटा लिख दिया, शब्द लिख दिया सज्जन, शब्द लिख दिया व्यक्ति, ऐसे करके 4 शब्द दे दिए और आपसे कहा कि आपको बताना है वह शब्द जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। तो आप तो ये कहेंगे तो कोई नहीं, और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो सारे के सारे कहाँ भाग जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें तो सज्जन भी एक ही शब्द लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि सत क्या है, ये है अच्छा मतलब विशेषण, और व्यक्ति क्या है, जन यानी व्यक्ति, ये हो गया विशेष्य, संज्ञा हो गया। अब ऐसा भी दे सकता है कि मान लो उसने ऐसे दिया हो काली गाय, मोटा व्यक्ति, सज्जन और इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे दिए आपको, और उसने आपसे पूछा कि वह शब्द बताइए जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा नहीं है। समझे ना, सुनी तो ना पहले बात, मैंने कहा काली गाय, दूसरा मोटा व्यक्ति, तीसरा सज्जन और चौथा इनमें से कोई नहीं, और प्रश्न दिया कि इनमें से वह शब्द बताइए या वह विकल्प चुनिए जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि काली गाय वहां पे जोड़ा है, मोटा व्यक्ति वहां पे जोड़ा है, और सज्जन सत प्लस जन, लेकिन इसमें जो लगाएंगे सज्जन लगाएंगे, समझ गए ना, और आप लोग लगाएंगे तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप निधि अकेडमी में पढ़ते हैं। ठीक है? चलो, तो बात समझ में आ गई ना। अब देखो, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लो, समझिए, तीनों को एक साथ करके पढ़ते हैं कि हमने क्या अलग अलग पढ़ा है। नंबर 4, 5 और 6 में, नंबर 4 में हमें बताया था कि यदि वाक्य में केवल 2 भिन्न लिंग यानी एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग अगर ऐसे दिए हों तो चाहे पहले स्त्रीलिंग आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया सदैव बहुवचन और पुल्लिंग की होगी। ठीक है? 5वां पॉइंट कहता है कि यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के कर्ता हो, अनेक कर्ता हो, तो उस क्रिया की यानी वो जो क्रिया है बहुवचन होगी क्योंकि अनेक कर्ता है, और उसका जो लिंग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता अगर स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, अगर कर्ता पुल्लिंग तो पुल्लिंग, क्योंकि कर्ता तो आई उसी में रहा है, एक ही है वो, उसमें तो बदलना कुछ है ही नहीं। अब जब इसके बाद आता है छठा, उनमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साफ दिख रहे हैं हमको। ठीक? छठा पॉइंट कहता है यदि वाक्य भिन्न लिंग वचन का हो, मतलब इसमें कोई सीमा ही नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसके साथ अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई सा भी हो सकता है, तब उसकी क्रिया क्या होगी, तो क्रिया तो बहुवचन होगी, ये तो तीनों में है क्योंकि कर्ता एक से ज्यादा हो रहा है। लेकिन बात आएगी लिंग की, तो लिंग हम पॉइंट नंबर 6 के लिए जिसमें अलग अलग होंगे उसमें हमें ध्यान रखना होगा, और के बाद जो भी दिया होगा वही उसका लिंग होगा। ठीक है? और के बाद जो भी दिया होगा स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो पुल्लिंग। ठीक है? नंबर 7 हमारा पॉइंट कहता है कि यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चय बोधक शब्द
अब कौन सा समुच्चयबोधक शब्द, या अथवा, ठीक है। समुच्चयबोधक शब्द हमने देखा था, ये हमारा जो विभक्त करने वाला वो वाला, अगर इससे जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होती है। क्या कहना चाह रहा है, वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लो हमने कहा मीरा अथवा राधा इस भजन को अब बताइए जानना क्या होगा, जानती है या जानती हैं? एक वचन की बहुवचन, जानती है। देखो यहां मीरा और यहां राधा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अथवा के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये खत्म हो चुका है। जो कुछ भी आपको लिखना होगा इसके अनुसार लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लो इसको हम ऐसे कर दें कि मीरा अथवा उसकी बहनें इस भजन को जानती है या जानती हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे राधा एक वचन तो क्रिया एक वचन, और यहां पर बहनें क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन। बात समझ में आ गई ना? यही बात इसने कही है कि अंतिम कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होगा, अंतिम कर्ता जो हो। अगर मान लो कि यहां पे कहें हम अगर इसे उल्टा कर दें, जैसे आप लिख लिया आपने, अब समझ लो, मान लो हम इसे ऐसे कर दें, हम कहें कि मीरा की बहनें अथवा वह। अब ये वह किसके लिए, मीरा के लिए है, ठीक है। इस भजन को जानती हैं, तो ये होगा कि जानती है, क्योंकि अथवा के बाद क्या हो गया, वह एक वचन हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, जानती है। यानी इसमें जो बिंदी है ये हट जाएगी यहां से, जानती है। यानी मीरा की बहनें अथवा वह, या इसकी जगह मीरा भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अथवा जब हट जाएगा तो आपको ये हटाना ही पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा कि संज्ञा कौन सी है। तो मीरा की बहनें अथवा मीरा इस भजन को जानती है, तब हो जाएगा एक वचन। तो बात समझ में आ गई ना किस तरह से होगा यहाँ पे परिवर्तन? तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हमारा कहता है कि यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग और वचन होता है जो संज्ञा में है। ये कहना क्या चाहता है, इस बात को समझो। इसके लिए हम एक वाक्य लिखते हैं और उसके बाद हम इसे करते हैं। देखो शब्द है हमारा, जुगनू ने बताया कि वह कल दिल्ली जाएगा। दूसरा, बच्चे बोले कि वह आज कार्य नहीं करके लाए। ठीक है, अब देखो पॉइंट कह रहा है यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग वचन होता है जो संज्ञा में होता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट पहला वाक्य दिया है जुगनू ने बताया, तो जुगनू यहाँ पे क्या है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसके लिए सर्वनाम प्रयोग हुआ है यहाँ पर वह, तो ये वह हमारा क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। पुल्लिंग हमें कैसे पता चला, इसकी क्रिया से पता चला, क्योंकि इसने जाएगा का प्रयोग किया है तो पुल्लिंग है, ठीक है। अगर जाएगी होता तो हमें पता चलता कि स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो जाएगा यहाँ पता चल गया। दूसरा पॉइंट, बच्चे यहाँ पर क्या है हमारे लिए, बहुवचन, ठीक है। अब इसके लिए सर्वनाम यहाँ पे दिया है वह। अब ये बताइए कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वह नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए बहुवचन, तो ये हमारा गलत है। इसको ऐसे काटिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए वे। क्या होगा, वह का बहुवचन क्या होता है, वे, तो यहाँ पे वे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लाए, तो लाए अगर ये एक वचन होता तो क्या करता, लाया, लेकिन लाए क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन ही हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अगर संज्ञा हमारी बहुवचन है तो उसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम भी क्या होगा, बहुवचन होगा, ठीक है। इस तरह से लिखना ताकि आपको याद रहे कि इसमें हमें क्या गलती को सही करना है, ठीक है, ऐसे होता है। चलो बात समझ में आ गई, लिख लिया, चलो मिटाते हैं उसको। अगला वाक्य नंबर 9, यदि किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग किया गया है अंत तक उसी का प्रयोग होना चाहिए। इसने क्या कहा है, इस बात को समझेंगे। इससे पहले हम एक वाक्य लिखते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मैं वाक्य लिख रही हूँ, सामने देख के लिखना, जैसे जैसे लिखूंगी वैसे ही। अलग वाक्य नहीं है, 3 वाक्य हैं, एक ही है, ठीक है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। आपने मेरा सामान लौटा दिया है, लौटा दिया है। अब हम तुमको परेशान नहीं करूंगा। वाक्य है
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आपने मेरा सामान लौटा दिया है, अब हम तुमको परेशान नहीं करूंगा। अब ये वाक्य इस तरह से बोलते हुए आपने देखा होगा लोगों को, तो अक्सर जिनको हमारे जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का पुरुष पता नहीं होता है कि हम किस पुरुष में बात करें, वचन पता नहीं होता है, ठीक है। तो पंक्ति हमारी ये कह रही है कि यदि किसी प्रसंग में संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार प्रयोग, मतलब पहली बार जिस वचन में प्रयोग किया गया, यानी ऐसा हो कि कोई भी ऐसा है कि सर्वनाम प्रयोग किया गया पहले वाक्य में संज्ञा के बदले में, और वो जिस वचन लिंग या पुरुष में आ रहा है, तो उसका अंत तक, यानी अगर उसी व्यक्ति के लिए, उसी पॉइंट के लिए अगर वो आ रहा है, तो उसका प्रयोग मतलब हम अंत तक एक ही वचन रखेंगे। क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। ये कह रहा है कि मैं ये क्या है, एक वचन है, ठीक है, और कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और तुम ये क्या है, बहुवचन है, तू का बहुवचन है, लेकिन हम इसको आप नहीं कह सकते, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तू का बहुवचन है। तो ये इसी रूप में हमने रखा है, इसी वचन में रखा है, तो इसी वचन में जितनी बार भी इनका प्रयोग होगा हम उसी वचन और उसी रूप में उसको रखेंगे। तो यहाँ हो गया आपने, तो ये क्या हो गया, गलत। तो इसको हम यहाँ आपने नहीं क्या लिखेंगे, तुमने। क्या प्रयोग करेंगे, तुमने मेरा सामान लौटा दिया है। फिर आगे अब हम तुमको, तो ये हम नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं, कि अब मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पे जो ये पॉइंट बता रहा है उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। हाँ जी, तुमने ऐसे आया कि हमारे पास एक शब्द है मैं, ठीक है, फिर होता है तू और फिर होता है आप। तो मैं का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारा मध्यम पुरुष होता है उसके दो रूप हैं, एक तो है तू और एक है आप। तो तू का प्रयोग हम अपनी उम्र के बराबर या अपने से छोटे के लिए करते हैं, और आप का प्रयोग अपने से बड़े के लिए करते हैं। तो जब हमने एक बार तू का प्रयोग कर दिया, तो हम इसी के लिए, यानी इसमें जो प्रयोग किया गया, ये किसका प्रयोग किया गया, तुम, यानी तू का बहुवचन। तो जब इसका प्रयोग कर दिया तो हम आप नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमने उसे ऐसे बोल दिया, यहाँ पर तुम शब्द दे दिया, अब तुमसे आप नहीं ले जा सकते। या तो हमें पहले मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, या तो वहां क्या होना चाहिए था, आपसे। तो अब वहां पे आपसे नहीं है, तो यहाँ सब जगह फिर क्या होगा, तुम का प्रयोग होगा। हाँ, इधर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बात ये कही है कि पहले सेंटेंस में, यानी पहले वाक्य में आपने जिस रूप में रख लिया, अब उसके बाद आने वाले जितने भी वाक्य होंगे उनमें आपका वही रूप रहेगा। तो आपने पहले में जिसमें रख लिया तो वही हो गया। अब मान लो ये वाली बात ऐसे हुई, पहले तो आप बहुत गुस्से में आए कि मुझे सामान लेना है, अब उसने एकदम आपका चेहरा देखते ही लो अपना सामान लो, तो आप क्या बोले, हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब तब तो ये हो गया तुम बोल दिया, फिर थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ, हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आपने मेरा सामान लौटा दिया है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी बोला जाएगा तो भी गलत है, क्योंकि पहला वाक्य जो है वो आपने क्या बोल दिया, पहला वाक्य में आपने वो रखा है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये तो मैंने एक सिचुएशन दी, बाद में थोड़ी ना आप सही करोगे उसे, जो आपने पहला रूप ले लिया वही रहेगा, है फ्रेंड्स। में ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के साथ ऐसा नहीं होगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, है ना। वहाँ एग्जामिनर किसी का दोस्त नहीं है, वो आपके ज्ञान का दोस्त है बस। चलो ये समझ में आ गया ना, ठीक। और अब आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, जब आप वाक्य शुद्धिकरण कर रहे हैं तो कभी संज्ञा से पॉइंट आ रहा है, कभी सर्वनाम से आ रहा है, कभी क्रिया से, कभी विशेषण से। कुछ पूछ रहे थे, तो ये बात समझ में आ रही है। तो यानी वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको पूरे पद के भेद चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 10 हमारा कहता है कि संपादक, ग्रंथकार, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का। अब देखो इसने जो ये वाक्य लिखा है ये आपको समझा रहा है, तो ये इसने वाक्य किया एक कदम आगे बढ़कर। अगर हम एक कदम पीछे हटें तो हमें ये पता चलता है कि जब स्वयं के लिए कोई बात कर रहा होता है तो स्वयं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैं का, और वो भी कब, जब वो एक वचन में हो, ठीक है। तो एक वचन में स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में स्वयं के लिए हम का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है जब आप बोलोगे हम, तो इसका मतलब एक तो आप और आपके साथ कोई और भी, इसका मतलब ये हो जाता है। और जब आप प्रयोग करते हो मैं, तो इसका मतलब हो जाता है केवल और केवल आप। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ अक्सर कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हमने शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि एक मैं और एक आप, तो हम दोनों हो गए, तो तब हमने हम का प्रयोग किया। और जैसे मान लो कभी कहते हैं कि मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करती हूँ, मैं कभी हम का प्रयोग नहीं करती। लेकिन आप थोड़ा सा अगर पूर्वी दिशा की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम कह रहे थे, हम बोल रहे थे, हम सोच रहे थे। अच्छा, एक तो तुम सोच रहे थे और दूसरा कौन है जो सोच रहा था तुम्हारे साथ, मतलब दो लोग एक साथ सोच सकते हैं क्या? हम सोच रहे थे कि आज जल्दी आ जाएंगे, एक तो तुम सोच रहे थे और दूसरा कौन सोच रहा था भाई, तो हम सोच रहे थे नहीं, मैं सोच रहा था। क्या होना चाहिए, मैं। तो जो भी प्रयोग करता है, यानी हम का प्रयोग जो भी करता है वो गलत प्रयोग करता है। आप देखेंगे इलाहाबाद की तरफ जो हिंदी बोलते हैं वो लोग हम का प्रयोग करते हैं, जो बिहार की तरफ से आते हैं वो स्वयं के लिए हम का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। अब वो बोलते हैं कि रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट नहीं है, रेस्पेक्ट आपके इन शब्दों से नहीं झलकती, रेस्पेक्ट आपकी क्रिया से झलकती है। आप किसके लिए किस शब्दों का प्रयोग करो। अच्छा, हम कह रहे हैं अपने आप को ही रेस्पेक्ट दे रहे हो हाँ, मैं बता रही हूँ, पिटाई करूंगी तो मैं मारूंगी यहाँ से, तुम क्या दिमाग में सोचते रहते हो। मतलब मैं तो उदाहरण लेके बता रही हूँ कि ऐसे कभी बोलते सुना मुझे, नहीं सुना। जब मैं आप लोगों को शामिल करके बोलती हूँ तो वहाँ पे हम का प्रयोग करती हूँ, तो क्योंकि उसमें हम दो लोग हो गए। लेकिन जब मैं स्वयं के लिए प्रयोग करती हूँ वहाँ पे मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, ये सारी चीजें बोलती हूँ। तो यही बात ध्यान रखिएगा, आपको समझना है। तो हिंदी को तो यही पता है कि आपको ये सारी बातें पता है, तो उसने अब सुधार किया है। उसने सुधार ये किया है कि जब आप एक संपादक हो, यानी जब आप एक संपादक की कुर्सी पर बैठे हो, तो आप मैं का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संपादक अकेला नहीं होता, संपादक वो स्वयं और उसके पीछे उसकी टीम, वो दो लोग होते हैं उसमें, तो इसलिए संपादक हम का प्रयोग करेगा। कोई ग्रंथकार, ग्रंथकार का मतलब लेखक, ठीक है, ग्रंथकार का मतलब लेखक, कोई किताब लिख रहा है, और जब कोई किताब लिख रहा है तो वो मैं का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मैं का प्रयोग करके किताब लिखेगा तो पाठक उससे विरक्त हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कोई लेखक लिख रहा है किताब को, तो जो सही तरीका लिखने का वो ये है कि जब बात कर रहे हैं कि इस वाक्य में हमने देखा कि ये है, ये है, तो ऐसा हो गया। अब अगर मान लो कि लेखक ऐसे प्रयोग करे कि इस वाक्य में मैंने देखा,
तो पाठक जो पढ़ रहा है उसको तो कहीं जुड़ाव लगेगा ही नहीं, लेकिन जब वो जुड़ाव लगता है, जब हम का प्रयोग होता है, तो पाठक को समझ में आता है कि इसमें मैं भी हूँ। मान लो अगर लेखक कह रहा है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो लेखक भी इसमें शामिल हो गया और पाठक भी। लेकिन अगर वो बोले कि मैं पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, तो अब किसको बता रहा है, किसको नहीं? आप अपने आप को विरक्त महसूस करते हैं कि इसमें किताब में तो कहीं है, तो ऐसा अगर कोई लिखता है तो अच्छा लेखन नहीं माना जाता, इसलिए कहा है ग्रंथकार। ग्रंथकार प्रयोग करेगा क्योंकि ग्रंथकार की वाणी में पाठक और लेखक दोनों होता है। तीसरा आता है किसी सभा का प्रतिनिधि। अब कोई सभा हो रही है और उस सभा में कोई निर्णय लिया गया, तो जब निर्णय लिया जाता है तो वो सुनाया जाता है, और उस निर्णय को कौन सुनाएगा? अध्यक्ष सुनाएगा। और जब अध्यक्ष सुना रहा है तो क्या बोलेगा कि बहुत विचार विमर्श के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ये तो गलत हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कह सकता, वो क्या बोलेगा? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो वहां पे वो स्वयं और पूरी सभा को उसमें शामिल कर रहा है। चौथा आ जाता है बड़े अधिकारी। जैसे कोई बड़े अधिकारी, मान लो कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और किसी योजना के बारे में बात कर रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने राज्य की सीमाओं का ध्यान रखूंगा। अगर उसने कहा कि मैं अपने राज्य की सीमाओं का ध्यान रखूंगा, तो एक अकेला कहां तक राज्य की सीमा ध्यान करेगा? वो अपनी टीम को साथ लेगा, तो कहेगा हम अपने राज्य की सीमाओं का ध्यान रखेंगे। तो उसके पीछे जितनी भी टीम है वो सारी उसमें वचनबद्ध हो जाती है, तो इसलिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो आप ये कहोगे कि लेकिन मैम मोदी जी ने तो कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने तो बोला था एक के लिए, तो ध्यान रखिएगा वहां एक के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि ईमानदारी वो स्वयं तक ही रख सकते हैं। हम किसी के ईमानदार या किसी के बेईमान होने की गारंटी नहीं ले सकते, दूसरे की हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा, तो वो स्वयं के लिए होती है। तो इसलिए जब जब वो कोई भी बात अपने लिए करते हैं, अपने उसके लिए, तो वहां पे वो मैं का प्रयोग करते हैं। और जब बात आती है टीम की, तो फिर हम, हमारा देश, हमारे लिए, ये सारी चीज होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट हमको बताया गया, समझाया गया। अब वाक्य शुद्धिकरण में कैसे आ जाए? मान लो किसी संपादक ने लिखा, इसमें वाक्य प्रयोग कर लो। यहाँ लिखना है कि मैंने पिछले अंक में, आप इस विषय पर, मैंने पिछले अंक में इस विषय पर चर्चा की थी, चर्चा की थी। दूसरा वाक्य, हम अब अंतिम अध्याय में हैं। हम अपने राज्य की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। अब देख लो, जितनी जगह मान लो मैंने यहाँ पे हम लिखा है, अगर यहाँ ऐसे आ जाए कि मैं अब अंतिम अध्याय में हूँ, ऐसे लिखा हो, ये बात आ जाए कि ऐसे लिखा रहे वाक्य, लेखक कहता है कि मैं अब अंतिम अध्याय में हूँ, तो वहां पे आप समझ जाओ कि लेखक ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि लेखक को चाहिए पाठक भी, तो पाठक भी चाहिए, तो फिर मैं की जगह क्या होगा? हम का प्रयोग होगा। अब जैसे यहाँ कहा है कि मैंने पिछले अंक में इस विषय पर चर्चा की थी, तो ये क्या हो गया? अब इसमें भी जो संपादक है, संपादक कौन होता है? समाचार पत्र लिखने का जो मुख्य होता है, ठीक है? तो वही कुछ लिख रहा है, संपादकीय में लिख रहा है, किसी चीज में लिख रहा है, तो वहां पे वो अपनी पूरी टीम के साथ बात करता है, यानी इसमें भी पाठक और लेखक दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने का प्रयोग गलत है। क्या होगा यहाँ पर? हमने पिछले अंक में इस विषय पर चर्चा की थी। इसी तरह इसमें हम आ गया, हम अपने राज्य की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन में छात्र ने पूछा है कि मैम निबंध लेखन भी बाद में सिखा दीजिएगा, मेरा एमपीपीसीएस मेंस लिखना है इस बार। मेरा मुझको एमपीपीसीएस मेंस लिखना है, ठीक है? मेरा नहीं, मुझको। समझ गए? इस तरह से वाक्य भी लिखते हो भी गलत, अभी सीख रहे हो तभी। तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी तक जो पॉइंट आपने समझे हैं वो समझ लो, नहीं तो फिर पचाने में मुश्किल होगी। तो ध्यान दीजिए, आज हमने क्या सीखा, हम दोहराएंगे। सबसे पहला वाक्य हमने सीखा था, याद करिए, किताबें बंद कर दीजिए अपनी और अपने दिमाग में याद करिए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था यहाँ पर, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित, यानी कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के आया हो, तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, ठीक है? यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ आया हो और कर्म कारक बिना चिन्ह के साथ आया हो, तब हमारी क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? कर्म के अनुसार हो जाएगी। और यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह आया हो, तो हमारी क्रिया स्वतंत्र हो जाएगी, और क्रिया स्वतंत्र अवस्था में एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है, ठीक है? नंबर 4, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता आए हों, यानी एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य की जो क्रिया होगी बहुवचन होगी और कर्ता पुल्लिंग होगा, ठीक है? नंबर 5, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों, तो वाक्य की जो क्रिया होगी वो बहुवचन हो जाएगी और उसका लिंग कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, और यदि कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, ठीक है? यदि वाक्य में, नंबर 6, यदि वाक्य में भिन्न लिंग, भिन्न वचन, भिन्न पुरुष के अगर कर्ता हो, तो उस वाक्य की क्रिया, जो उसकी क्रिया है वो तो बहुवचन है, ये तो हमें पता है, अनेक कर्ता हो गए तो क्रिया बहुवचन। अब जो उसका लिंग होगा तो वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, अंतिम कर्ता जो होगा वही उसका लिंग होगा, ठीक है? नंबर 7 कहता है, यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चय बोधक शब्द या और अथवा से जुड़े हों, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वो अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी, यानी अथवा के बाद जो भी कर्ता आ रहा है उसके अनुसार होगी, ठीक है? नंबर 8, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग वचन होता है जो संज्ञा में होता है, यानी अगर संज्ञा में एक वचन तो उसके सर्वनाम में भी एक वचन, संज्ञा में बहुवचन तो उसके सर्वनाम में भी बहुवचन होता है, ठीक है? नंबर 9, यदि किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग में आए तो अंत तक उसी का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि किसी वाक्य के अंदर कोई मतलब ऐसा कोई पॉइंट हमें दिया है जिसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा कई सारे वाक्य बोलने हैं, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य अगर आ जाएं, तो पहले वाक्य में जिस वचन में, जिस लिंग में, जिस पुरुष में अगर हमारा सर्वनाम आया है तो बाकी सारे जितने भी वाक्य होंगे उनमें भी वो वही रहेगा जिसमें पहला रहता है। नंबर
10 संपादक, ग्रंथकार, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी। ये अपने लिए यानी स्वयं के लिए मैं का प्रयोग नहीं करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके साथ ग्रुप होता है, यानी इनके स्वयं के पीछे एक ग्रुप का संबोधन होता है, इसलिए हम का प्रयोग होता है, यानी बहुवचन का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन क्लास में छात्र ने पूछा है कि मैम डाउट था, बता दीजिए, जल्दी पूछिए फटाफट से, क्या डाउट है आपका, फटाफट पूछिए क्या डाउट है। अब पढ़ा जाए इसमें कौन सा वाच्य होगा।